Hello dear learners, I am Reshamlal Pradhan, Assistant Professor and Head, Department of Computer Science, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज हम कंप्यूटर के फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे। ये आज के वीडियो लेक्चर के कंटेंट्स हैं। व्हाट इज कंप्यूटर, बेसिकली कंप्यूटर क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। देन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, देन कंप्यूटर्स के जो लिमिटेशंस हैं और जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटर्स के कितने टाइप्स होते हैं और उसके फंडामेंटल यूजेस क्या होते हैं। तो लेट अस फर्स्ट सी व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है। ऐसा कोई लर्नर नहीं होगा जो कंप्यूटर्स के बारे में न जानता हो। आजकल सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग होता है। इसकी जो एक सामान्य परिभाषा होती है कंप्यूटर क्या होता है, तो हम जो सुनते हैं वह यह है कि कंप्यूटर एक गणना यंत्र है जिसके द्वारा गणितीय संक्रियाओं का जितने भी ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करे जाते हैं। बट कंप्यूटर लैंग्वेज में हम बात करें तो कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसके माध्यम से हम मैथमेटिकल और जो रीजनल और एप्टीट्यूड वाली जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस होती हैं, उनको हम परफॉर्म कर सकते हैं। A computer is an electronic machine which performs the task of arithmetic and logical operations. In other words, we can say a computer is a kind of electronic machine which takes data as input, process it and generates output. कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट जनरेट करता है। कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट जो है वो होता है इनपुट यूनिट्स, फिर होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और फिर होता है आउटपुट यूनिट। अब बेसिकली इनपुट यूनिट्स जहां से हम डेटा इनपुट देते हैं, फिर होता है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो डेटा को प्रोसेस करने का कार्य करता है, और उसके बाद होता है आउटपुट यूनिट जिसके माध्यम से हमारा कंप्यूटर आउटपुट जनरेट करता है। इन तीनों के संयोजन से एक कंप्यूटर सिस्टम का जो है एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम के पैकेज का निर्माण होता है, एक सिस्टम का निर्माण होता है जिसमें हम कार्य करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं इनपुट यूनिट्स के बारे में। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। तो इनपुट यूनिट्स आर डिवाइसेस थ्रू व्हिच डेटा इज इनपुट प्रोवाइडेड टू सीपीयू। ये वह डिवाइसेस होते हैं जिनके माध्यम से हम सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को डेटा इनपुट प्रोवाइड कराते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सभी हमारे यूज में रहते हैं। ये सभी इनपुट डिवाइसेस की श्रेणी में आते हैं। जो दूसरा एलिमेंट है कंप्यूटर सिस्टम का वो है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द डिवाइस विच प्रोसेस द इनपुट डेटा। इनपुट यूनिट से हमको जो भी डेटा मिलता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसको प्रोसेस करता है और फिर उसको आउटपुट जनरेट करता है। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट से बना होता है, ALU, CU एंड MU। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम का वह होता है आउटपुट यूनिट, आउटपुट डिवाइसेस। एक कंप्यूटर सिस्टम का टास्क तब तक हम कंप्लीट नहीं मान सकते जब तक जो डेटा हम इनपुट ले रहे हैं और जो डेटा को हम सीपीयू के माध्यम से प्रोसेस कर रहे हैं उसको जब तक हम एक आउटपुट डिवाइस के थ्रू जब तक एक यूजर को दिखाएंगे नहीं या प्रिंटर के माध्यम से हम आउटपुट नहीं लेंगे और वो चीजें जब तक हमारे सामने परसीव नहीं होंगी, एग्जिस्ट नहीं होंगी, तो फिर उस फंक्शनिंग का कोई यूज नहीं रह जाता है। तो आउटपुट डिवाइसेस आर आल्सो एसेंशियल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पर हम देखेंगे जो मॉनिटर होता है, जो स्क्रीन जिसके माध्यम से हमको सारी पिक्चर्स दिखाई देते हैं, हमको जो डेस्कटॉप में आइकन्स होते हैं वो दिखाई देते हैं, यह एक आउटपुट डिवाइस होता है। इसी तरीके से प्रिंटर भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर्स में जो भी डेटा होता है डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में उसमें आउटपुट जनरेट करते हैं। यहाँ आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रहा होगा जो कंप्यूटर सिस्टम का कंप्लीट एक सिस्टम को यहाँ पर दर्शाया गया है। एक मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। इनपुट डिवाइसेस के रूप में हमारे पास कीबोर्ड और माउस होते हैं, स्कैनर होते हैं, और एक जो ब्लैक बॉक्स के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा होगा यह होता है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे सिस्टम यूनिट भी कहा जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। तो डियर लर्नर्स, मैं आपको बताऊं कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसे हम कंप्यूटर के ब्रेन के रूप में जानते हैं। यह कंप्यूटर का दिमाग होता है। सीपीयू इज द कोर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू सीपीयू। जितने भी हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं ये सभी सीपीयू से कनेक्टेड होती हैं।
इसके जो ऑपरेशंस होते हैं, कौन कौन से फंक्शन सीपीयू के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, इसकी हम बात करें, देन द मेन टास्क ऑफ सीपीयू इज टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स। जो कंप्यूटर में प्रोग्राम्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, उनको एग्जीक्यूट करने का काम सीपीयू के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही यह जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, दूसरे पार्ट्स लाइक मेमोरीज, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, इनको कंट्रोल करने के साथ साथ मॉनिटर करने का कार्य भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसमें मुख्य रूप से 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट्स। सो डियर लर्नर्स, यहाँ मैंने आपको बताया कि सीपीयू के 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, एएलयू, सीयू एंड एमयू। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। एएलयू का जो फुल फॉर्म होता है वह है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। जैसे इसके नाम से ही क्लियर है, जितनी भी गणितीय और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, इनको परफॉर्म करने का जो पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम के सीपीयू में, वह एएलयू होता है। तो दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। जितनी भी गणितीय संक्रियाएं हैं, जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, वे सभी ऑपरेशंस सीपीयू के एएलयू सेक्शन में परफॉर्म होती हैं। जो सेकंड कंपोनेंट होता है सीपीयू का, वह है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल डिफरेंट ऑपरेशंस इन सीपीयू and different parts of computer like memory, input devices and output devices connected to CPU। तो जो कंट्रोल यूनिट होता है सीपीयू का, यह मुख्य रूप से प्रबंधन का कार्य करता है। जितने भी डिवाइसेस इससे जुड़ी हुई रहते हैं सीपीयू से, चाहे वह इनपुट डिवाइसेस हो, आउटपुट डिवाइसेस हो या मेमोरी यूनिट हो, इन सभी को मॉनिटर करता है और साथ में कंट्रोल का कार्य करता है। इसके साथ ही इट कंट्रोल्स एंड डायरेक्ट प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन मेमोरी एंड एएलयू। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सीपीयू के जो 3 कंपोनेंट है, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहते हैं। मेमोरी यूनिट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट से जुड़ा हुआ रहता है, साथ ही कंट्रोल यूनिट इन दोनों से जुड़ा हुआ रहता है। तो जो भी डेटा हम इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से कंप्यूटर को देते हैं, सीपीयू को देते हैं, तो वह बेसिकली मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है। कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शंस देता है और अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में ये ऑपरेशंस परफॉर्म होती है। तो ये तीनों सेक्शन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, किसी एक के बिना जो है दूसरे का कार्य जो है संपन्न नहीं हो सकता है। तो तीनों का कार्य अलग अलग है। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में बेसिकली ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। मेमोरी यूनिट में जो भी डेटा हम इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से लेते हैं वो वहां स्टोर होते हैं, और कंट्रोल यूनिट्स के माध्यम से हम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराते हैं। डियर लर्नर्स, सीपीयू का जो तीसरा महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है वह है मेमोरी यूनिट। इट इज वन ऑफ द एसेंशियल पार्ट ऑफ सीपीयू। इट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन सप्लाइड फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस से जो भी डेटा हम इनपुट के रूप में प्रोवाइड करते हैं सीपीयू को, वह मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसको मुख्य मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। यह आपको याद रखना है, क्योंकि आगे के लेक्चर्स में हम आपको मेमोरी के बारे में जब बताएंगे तब आप पाएंगे कि मेमोरी के कई प्रकार होते हैं, और मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। एक है प्राइमरी मेमोरी एवं दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। तो जो प्राइमरी मेमोरी होता है वह हमारे सीपीयू में होता है, यह आपको पता होना चाहिए, और इसके बारे में हम आपको मेमोरी सेक्शन में डिटेल में बताएंगे। अब हम आगे बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर की क्या विशेषताएं होती हैं, ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिसके कारण कंप्यूटर हर जगह यूज होता है। तो यहाँ पर जो मुख्य विशेषता होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। यह जो है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है विद इन सेकेंड, थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस विद इन सेकेंड परफॉर्म कर सकता है। एक ह्यूमन बीइंग की जो कैलकुलेशन स्पीड होती है, उसके कंपेयर में कंप्यूटर की जो कैलकुलेशन स्पीड है वो काफी ज्यादा होती है। यही कारण है कि कंप्यूटर जो है सभी जगह यूज होता है। जो दूसरी मुख्य विशेषता है वह है ऑटोमेशन, स्वचालन। कंप्यूटर्स में जो ऑपरेशंस हैं वो ऑटोमेटिक परफॉर्म होते हैं। कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिसको एक बार हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं तो कंप्यूटर उसको अपने आप एग्जीक्यूट कराता है और हमें आउटपुट जनरेट करके देता है। तो यह भी कंप्यूटर की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है, जिसके कारण कंप्यूटर सभी जगह यूज होता है। इसका उदाहरण आप ले सकते हैं, कई सारे मीडिया प्लेयर्स होते हैं जिसमें आप देखे होंगे कि कुछ मूवीज वगैरह प्ले कर लेते हैं या वीडियो गेम्स वगैरह होते हैं,
एक बार हम प्ले कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट होते रहता है, परफॉर्म होते रहता है। तो ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस हैं, जी ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स हैं जिनको हम कंप्यूटर में एक बार इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, निर्देश दे देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो टास्क जो है कंप्यूटर्स में परफॉर्म होते जाते हैं। जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है वह है एक्यूरेसी। कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं, वेदर इट इज अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशंस, इसकी जो एक्यूरेसी रहती है वह 100% रहती है। हम जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिए रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग वो हमें रिजल्ट जनरेट करके देता है। एक ह्यूमन बीइंग कैलकुलेशन में मिस्टेक कर सकता है, मैं मिस्टेक कर सकता हूं, आप मिस्टेक कर सकते हैं, बट कंप्यूटर को हमने जो इंस्ट्रक्शन दे के रखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग उसका आउटपुट जनरेट होगा और वह 100% एक्यूरेट रहता है। यही कारण है कि कंप्यूटर सभी क्षेत्रों में, चाहे वो मेडिकल हो, इंटरटेनमेंट हो, एजुकेशन हो, सभी क्षेत्रों में यूज होता है। वर्सैटिलिटी, जिसे सार्वभौमिकता कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया ये सभी क्षेत्रों में यूज होता है। मेडिकल हो, एजुकेशन हो, एयरलाइन हो, रेलवे हो, सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। ये जो विशेषताएं हैं इन्हीं के कारण ये सभी जगह एडॉप्टेबल है और यही इसकी वर्सैटिलिटी होती है, ये सभी जगह एडेप्टिव हो जाता है। जो अगली महत्वपूर्ण विशेषता है वह है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर की भंडारण क्षमता बहुत ज्यादा होती है। आजकल जो कंप्यूटर मार्केट में उपलब्ध होते हैं, चाहे लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, 500 GB तक का हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर में रहता ही है। आजकल 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट का भी हार्ड डिस्क उपलब्ध होने लगा है। तो ये जो 500 GB या 1 टेराबाइट है, यह क्या है? ये उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है जिसमें हम उतनी क्षमता का डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब ये 500 GB क्या होता है, 1 टेराबाइट क्या होता है, इसको समझना है तो फिर से मैं बोलूंगा कि आगे हम मेमोरी स्टोरेज के ऊपर जो लेक्चर करेंगे उसमें हम विस्तार से बताएंगे कि जो स्टोरेज यूनिट होते हैं, है ना, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये क्या होता है और किस तरीके से डेटा स्टोर होता है, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। यहाँ पर मैं आपको यह बता दूं कि जो स्टोरेज यूनिट में आपकी जो स्टोरेज क्षमता है, चाहे वह गीगाबाइट में हो या टेराबाइट में हो, इसका एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के ब्रेन कैपेसिटी से तुलना करें तो कहने को प्रैक्टिकल भाषा में हम बात करें तो कंप्यूटर की भंडारण क्षमता बहुत ज्यादा होती है, बट एक ह्यूमन ब्रेन से हम तुलना करेंगे तो ह्यूमन ब्रेन की भी स्टोरेज क्षमता बहुत ज्यादा होती है, उसमें भी बहुत ज्यादा डेटा स्टोर होता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। आप अपने चाइल्डहुड से जो मेमोरी उनको रिकॉल करिए। आपके जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित हुई होंगी, है ना, चाहे आप प्राइमरी स्कूल में गए हों, मिडिल स्कूल में गए हों, आपके जितने भी दोस्त यार हों, किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट किए हों, वो सारी चीजें आपके ब्रेन में रिकॉल हो जाती है। कहने का मतलब है कि वो डेटा कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में स्टोर है। तो हमारे ब्रेन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। वैसे ही कंप्यूटर की भी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है और जो कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी है उसको हम गीगाबाइट और टेराबाइट से मापन करते हैं। तो 500 गीगाबाइट मतलब आप मान के चलिए आप बहुत सारी डेटा, जिसमें आपका एकेडमिक डेटा हो सकता है, आपका पर्सनल डेटा हो सकता है, आपका ऑफिस का डेटा हो सकता है, आप कई सारे एंटरटेनमेंट डेटा रख सकते हैं। तो 500 GB तक का कंप्लीट डेटा जो आप अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं और यह बहुत ही ज्यादा होता है एक सामान्य उपयोगकर्ता के लिए। नेक्स्ट है डिलीजेंस, कर्मठता। कर्मठता कहने का मतलब है कि कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है। आप और हम थक जाएंगे काम करते करते, एक यूजर जो है वर्क करते करते थक जाएगा, उसको रेस्ट की आवश्यकता होती है। 1 घंटा 2 घंटा काम करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट की चाहिए होता है, बट कंप्यूटर को जनरली रेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है ना। आप कंटिन्यू उससे जो है 12 आवर्स, 15 आवर्स, 18 आवर्स, 20 आवर्स उससे फंक्शन करा सकते हैं। यही उसकी कर्मठता होती है और यही कारण है कि कंप्यूटर सभी जगह यूज हो रहा है ना। एक जब हम एक मैन पावर के रूप में ह्यूमन बीइंग को रखते हैं और उससे कोई कार्य लेते हैं तो उसको बीच बीच में उसको रेस्ट चाहिए होगा, है ना, वो अपने हिसाब से फंक्शन करेगा। बट एक कंप्यूटर हम उसी की जगह रखते हैं, उसको जो इंस्ट्रक्शन हम एक बार दे देंगे उसी के अकॉर्डिंग वो कंटिन्यू परफॉर्मेंस देता रहेगा, उसको कोई रेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। और नेक्स्ट है जो है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। अभी मैंने आपको जितने भी इसकी विशेषताएं बताई हैं, चाहे वह स्पीड हो, ऑटोमेशन हो, एक्यूरेसी हो, वर्सैटिलिटी हो, स्टोरेज कैपेसिटी हो या कर्मठता हो, ये सभी विशेषताएं जो है कंप्यूटर को विश्वसनीय बनाती हैं
और सभी क्षेत्रों में, चाहे वो मनोरंजन जगत हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो यह तो थी डियर लर्नर्स कंप्यूटर की जो स्ट्रेंथ है, जो विशेषताएं हैं जिसके कारण कंप्यूटर सभी जगह उपयोग होती है। आइए अब हम जानते हैं कंप्यूटर्स की लिमिटेशंस के बारे में। कंप्यूटर्स की क्या सीमाएं हैं? भले कंप्यूटर्स की कई सारी विशेषताएं हैं, इसके कुछ सीमाएं भी निर्धारित हैं और इसमें मुख्य रूप से जो दो लिमिटेशंस हैं वह है, एक है लैक ऑफ इंटेलिजेंस। कंप्यूटर में बुद्धिमत्ता की कमी होती है। कंप्यूटर का खुद का दिमाग नहीं होता है, हम उसे जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से आप कंपेयर करेंगे तो एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो डिसीजन ले सकता है। हम उसे कोई टास्क करने के लिए देंगे तो स्वविवेक से अपना कार्य परफॉर्म कर सकता है, बट कंप्यूटर ऐसा नहीं होता है। उसे हम जो निर्देश देंगे उसी निर्देश पर आधारित वह सारे कार्य को परफॉर्म करता है। जो दूसरी लिमिटेशन है कंप्यूटर की, वह अनेबल इन सेल्फ प्रोटेक्शन। कंप्यूटर स्वयं की सुरक्षा करने में, स्वयं की रक्षा करने में सक्षम नहीं होता है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है, आपने अपने, मान लीजिए आपकी एक कंपनी है और आप कई सारे एम्प्लॉइज को रखे हैं, आपने उन्हें कई सारे टास्क असाइन कर दिया है, तो कार्य करते करते कहीं पर किसी प्रकार की एक्सीडेंशियल कंडीशंस अराइज हो जाती हैं तो वो अपनी सुरक्षा करने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर नहीं होता है। कंप्यूटर को हमने एक टेबल में रख दिया है तो उसी में स्टेबल रहेगा और उसी के माध्यम से हम कार्य लेते रहेंगे। मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट हो गया, फायर हो गया और एट द टाइम वहां पर कोई नहीं है तो हमारा कंप्यूटर वहां पर जो है डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ये बेसिक लिमिटेशंस है कंप्यूटर्स के। इसके बावजूद भी कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं, इसे बहुत ज़्यादा उपयोग के लिए यूजर्स को प्रोत्साहित करते हैं। इसकी जो विशेषताएं हमने अभी देखी, चाहे वो स्पीड हो, स्वचालन हो, एक्यूरेसी हो, सार्वभौमिकता हो, कर्मठता हो, ये विशेषताएं ऐसी विशेषताएं हैं जो कंप्यूटर को कहीं भी उपयोग करने के लिए सभी लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग होता है। ओके डियर लर्नर्स, आइए अब हम कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में जानते हैं। वैसे तो आप कंप्यूटर के कई रूप देखते होंगे आपके घरों में, आपके ऑफिस में, जैसे डेस्कटॉप होता है, लैपटॉप होता है। आप लोग देखते होंगे कई स्टूडेंट्स जो है टैबलेट लेकर घूमते हैं, उसमें भी कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। वैसे ही एक स्मार्टफोन होता है। तो कई सारे कंप्यूटर के टाइप्स हैं, उसी के बारे में हम अभी जानेंगे। तो जो पहला प्रकार है वह है माइक्रो कंप्यूटर, जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। यह एक छोटा और सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है एवं यह माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड होता है। सिंगल यूजर कहने का मतलब है कि एक कंप्यूटर में एट अ टाइम एक ही यूजर जो है कार्य कर सकता है, यह होता है सिंगल यूजर कंप्यूटर। इसके उदाहरण हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, पीडीए जिसे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स कहा जाता है, टैबलेट, स्मार्टफोन्स, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। हम लोग जो मोबाइल फोन यूज करते हैं, स्मार्टफोन, यह भी कंप्यूटर का एक छोटा रूप है, क्योंकि कंप्यूटर में जो कार्य हम परफॉर्म करते हैं वह स्मार्टफोन में, मोबाइल में भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप एक पीडीएफ फाइल ओपन कर सकते हैं, वर्ड फाइल ओपन कर सकते हैं, नेट एक्सेस कर सकते हैं, आप जीमेल ओपन कर सकते हैं। तो जो सारे कार्य हम पहले कंप्यूटर में करते थे वह एक मोबाइल फोन में भी हो जाता है। तो यह भी माइक्रो कंप्यूटर का एक छोटा रूप है। द माइक्रो कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज्ड एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंप्यूटर्स। These computers are cheapest among the other types of computers. The microcomputers are specially designed for general uses like entertainment, education and work purpose. ये बहुत ही सस्ते कंप्यूटर्स होते हैं। इसको जो जनरल यूजेस के लिए माइक्रो कंप्यूटर्स को, चाहे वह मनोरंजन हो, शिक्षा हो या हमारे ऑफिस वर्क हो, इसके लिए डिजाइन करा गया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर का जो नेक्स्ट टाइप है वह है वर्क स्टेशन। यह माइक्रो कंप्यूटर के कंपेयर में एक पावरफुल कंप्यूटर होता है। यह भी सिंगल यूजर कंप्यूटर है। A workstation is like personal computer, but it has more powerful microprocessor and in general a higher quality monitor. It is a type of computer used for engineering applications like computer aided design, जिसे हम CAD के नाम से भी जानते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड अदर टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस। इनके लिए वर्क स्टेशन का उपयोग होता है। इसके माइक्रो प्रोसेसर का जो क्वालिटी है
वह माइक्रो कंप्यूटर के कंपेयर में थोड़ी ज़्यादा होती है। इसके साथ ही इसका हाई क्वालिटी ग्राफिक्स के मॉनिटर्स होते हैं। These workstation generally come with a large high resolution graphics screen at large amount of RAM, built-in network support and graphical user interface। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो वर्क स्टेशन की कैपेबिलिटी है वह माइक्रो कंप्यूटर के कंपेयर में उसकी तुलना में ज़्यादा होती है। जो अगला कंप्यूटर का प्रकार है वह है मिनी कंप्यूटर्स। यह मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है। कहने का मतलब है कि इस कंप्यूटर में एक साथ कई सारे यूजर एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसका उदाहरण है, आप लोग कहीं पर कंप्यूटर लेबोरेटरी देखे होंगे तो आप देखेंगे कि एक सर्वर सिस्टम होता है और उससे कई सारे मॉनिटर्स जुड़े हुए होते हैं। हर मॉनिटर में अलग अलग यूजर्स बैठते हैं और उसमें फंक्शन करते हैं। यूजर्स को तो यह आभास होता है कि वह एक सेपरेट कंप्यूटर में बैठे हैं, बट अल्टीमेटली जो सारी कार्य हैं, जितने भी ऑपरेशंस वो परफॉर्म करते हैं, वह सभी उस सर्वर कंप्यूटर एक सिंगल सीपीयू में परफॉर्म होती है। तो यह मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है और जो कि हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स को साइमल्टेनियसली सपोर्ट करता है। मिनी कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय स्मॉल बिजनेसेस एंड फर्म्स। जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, फर्म्स होते हैं, उनके द्वारा इसका यूज किया जाता है और यह मिड रेंज कंप्यूटर होती है। यह छोटे मशीन्स होते हैं और कैन बी एकोमोडेट ऑन अ डिस्क विद नॉट एज प्रोसेसिंग एंड डेटा स्टोरेज कैपेबिलिटी एज सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम। आगे जो हम प्रकार देखेंगे वो होता है सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसके कंपेयर में, उसकी तुलना में मिनी कंप्यूटर्स की कैपेबिलिटी कम होती है। दिस कंप्यूटर्स आर नॉट डिजाइन फॉर अ सिंगल यूजर। यह मल्टी यूजर्स के लिए डिजाइन करा गया है और यह छोटे जो स्मॉल बिजनेसेस फर्म्स होते हैं वहाँ यूज होती है। जो अगली प्रकार है वह मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये काफी पावरफुल कंप्यूटर होता है, बट सुपर कंप्यूटर्स इसकी जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है वह कम होती है। यह भी मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है और यह एट ए टाइम हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को साइमल्टेनियसली सपोर्ट करता है। ऑल्दो यह सुपर कंप्यूटर के कंपेयर में उतना पावरफुल नहीं होता है, बट सर्टनली दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव एंड मैनी। जितने भी बड़ी संस्थाएं होती हैं, बिजनेस फर्म्स हों या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हों, बैंकिंग सेक्टर हो, वहाँ पर मेन फ्रेम का कंप्यूटर का यूज होता है। तो बैंकिंग सेक्टर में हम लोग जो कंप्यूटर देखते हैं उनका जो सर्वर डिपार्टमेंट होता है वो बेसिकली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं और इनकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी जो है, स्टोरेज कैपेबिलिटी जो है, जो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है और यह बैंकिंग सेक्टर्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इसका उपयोग होता है। डियर लर्नर्स, जो अगली एवं बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है कंप्यूटर की वह है सुपर कंप्यूटर। आपने नाम सुना होगा। सुपर कंप्यूटर जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है, स्टोरेज कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एट अ टाइम पर सेकेंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। दीज आर मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। दीज आर स्पेशलाइज्ड एंड टास्क स्पेसिफिक कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स का निर्माण एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है और बड़ी संस्थाओं के द्वारा इसका निर्माण करा जाता है। These computers are used for research and exploration purpose। शोध कार्य हेतु सुपर कंप्यूटर्स का उपयोग किया जाता है। हमारे भारतवर्ष में जो पहली सुपर कंप्यूटर जिसका निर्माण करा गया था वह है परम, जो इसको सीडेक पुणे के द्वारा डेवलप करा गया था। आज के समय में भारत में कई सारे सुपर कंप्यूटर्स हैं, जैसे सहस्त्र टी, पदम, एका, आदित्य, ये सभी सुपर कंप्यूटर्स हैं और कई सारे जो भारत सरकार की संस्थाएं हैं वहाँ पर इन सुपर कंप्यूटर्स का उपयोग होता है। सैटेलाइट नेविगेशन हो, वेदर फोरकास्टिंग हो, रिसर्च वर्क हो, शोध कार्य हो, इन सभी प्रकार के कार्यों के लिए हम सुपर कंप्यूटर्स का उपयोग करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आइए हम फंडामेंटल यूजेस ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं। आज के समय में कंप्यूटर सभी क्षेत्रों में यूज होता है, चाहे वो चिकित्सा हो, शिक्षा हो या कोई और क्षेत्र हो। इन सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग होता है। कोई भी क्षेत्र आज के समय में कंप्यूटर के उपयोग से अछूता नहीं है, सभी क्षेत्रों में उपयोग होता है। तो यही इसके फंडामेंटल यूजेस होते हैं। तो जो पहला क्षेत्र है वह है कंप्यूटर्स इन हाउस होल्ड एंड पर्सनल यूज। हमारे घरों में और हम अपने पर्सनल यूज के लिए जो कंप्यूटर्स यूज करते हैं, यह इसका उदाहरण है कि आज के डेट में आप बात करेंगे तो जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं जनरली, या जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जो इंजीनियरिंग या मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, इनके घरों में आप
आवश्यक रूप से जो है कंप्यूटर पाएंगे, और इनके जो ऑफिस में भी जो पर्सनल ऑफिस होती है वहाँ पर भी आप कंप्यूटर पाएंगे और यहाँ पर कंप्यूटर यूज होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर इन एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुतायत में प्रयोग हो रहा है। आप किसी कॉलेज में जाइए, किसी यूनिवर्सिटी में जाइए, कंप्यूटर के बिना शिक्षा जो है आज के समय में संपूर्ण नहीं माना जा सकता। बल्कि सभी गवर्नमेंट के द्वारा भी, जितनी भी सरकारें हैं विश्व की, सभी सरकारों के द्वारा कंप्यूटर के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। आज के कोविड-19 के समय में आपने देखा होगा कंप्यूटर का कितना इम्पोर्टेंस रहा है। आप लोगों की जो कक्षाएं हैं वो ऑनलाइन माध्यम से संपन्न हुई हैं, और जहां ऑनलाइन माध्यम से संपन्न हो रही हैं तो कंप्यूटर का उपयोग अनिवार्य है। बिना कंप्यूटर के कक्षाएं ऑनलाइन संपन्न हो ही नहीं सकती हैं। तो इस प्रकार से कंप्यूटर आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में एक आवश्यक अंग बन चुका है, और आने वाले समय में डिजिटल एजुकेशन पर जो है सरकार के द्वारा फोकस किया जा रहा है। अगला जो फील्ड है कंप्यूटर के उपयोग का, वह एंटरटेनमेंट। मनोरंजन जगत में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। किसी मूवी का निर्माण किया जा रहा है, किसी सॉन्ग का शूटिंग किया जा रहा है, सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा, एक साउथ की एक मूवी आई थी बाहुबली, उसमें कितना जबरदस्त विजुअल ग्राफिक्स का उपयोग किया गया था। तो यह भी कंप्यूटर्स के माध्यम से ही संभव हो पाया था। और इंटरटेनमेंट फील्ड में, मनोरंजन के जगत में कंप्यूटर्स का उपयोग होता रहा है। जो अगली महत्वपूर्ण फील्ड है वह है साइंटिफिक रिसर्च। वैज्ञानिक शोध हेतु भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जहां पर वैज्ञानिक शोध की बात करते हैं तो वहां पर वैज्ञानिक शोध में कई सारे फील्ड आ जाते हैं। वो इंजीनियरिंग भी हो सकता है, मेडिकल भी हो सकता है, मैथमेटिकल भी हो सकता है ना, भौतिक शोध भी हो सकता है, रसायन का भी शोध हो सकता है। तो जब हम इस प्रकार की शोध की बात करते हैं तो हमको हायर कैपेसिटी के कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां पर हम थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को विद इन टाइम, विद इन सेकेंड्स हमको प्रोसेस करना रहता है। उसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, अतः कंप्यूटर वहाँ पर आवश्यक हो जाता है। कंप्यूटर इन मेडिकल ट्रीटमेंट्स। चिकित्सा क्षेत्र में कंप्यूटर आवश्यक रूप से प्रयोग होने लगा है। आजकल जो लेजर ट्रीटमेंट होते हैं, है ना, अगर डॉक्टर्स किसी हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं भी हैं तो रिमोट फंक्शनैलिटीज ऑफ कंप्यूटर के माध्यम से वो दूसरे जगह में रहते हुए भी ऑपरेशंस को नर्सेस के माध्यम से ऑपरेट कर लेते हैं, परफॉर्म करते हैं, और कंप्यूटर्स के माध्यम से जो चिकित्सीय कार्य है वो आसानी से संपन्न हो जाता है। मेडिकल जितने भी हॉस्पिटल्स होती हैं वहाँ पर आपका एक बिल जनरेट करने से लेकर जो ट्रीटमेंट होता है, रिकॉर्ड कीपिंग होता है, ये सारे कार्य कंप्यूटर के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। जो अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ कंप्यूटर का उपयोग होता है वह कंप्यूटर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी। आप सभी लोग इसके बारे में जान रहे होंगे। सूचना प्रौद्योगिकी, यह समय ही सूचना प्रौद्योगिकी का है, यह रिवॉल्यूशन समय है। बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं हमारे लाइफ में, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, और हम इन टेक्नोलॉजीज के माध्यम से हमारा लाइफ बहुत फास्ट होते जा रहा है। हमारे जो पर्सनल कार्य हैं, ऑफिस के कार्य हैं, वो बहुत आसानी से संपन्न हो जाते हैं। तो यह सूचना प्रौद्योगिकी की ही देन है, और जो कि कंप्यूटर के माध्यम से संपन्न होता है। सूचना प्रौद्योगिकी की हम बात करें तो हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट में आप दुनिया भर की किसी भी प्रकार की सूचना आप एक्सेस कर सकते हैं। आप अपना सोशल साइट्स बना सकते हैं, जीमेल अकाउंट बना सकते हैं, आप डेटा डाउनलोड करने के साथ साथ अपलोड भी कर सकते हैं, एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड सर्कल में। तो यह सभी सूचना प्रौद्योगिकी की ही देन है, और इसके लिए भी कंप्यूटर का उपयोग बहुत ही आवश्यक होता है। उसी के माध्यम से यह कार्य संपन्न होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ड्यूअल लर्नर्स कि कंप्यूटर का उपयोग सभी क्षेत्रों में होता है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है हमारे व्यवहारिक जीवन में जहां पर कंप्यूटर का उपयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने देखा है स्टूडेंट्स कि बेसिकली कंप्यूटर के जो फंडामेंटल्स हैं, कंप्यूटर होता क्या है, इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, किस प्रकार से कंप्यूटर का बेसिक फाउंडेशन होता है, और उसके बाद हमने कंप्यूटर के प्रकार के बारे में देखा। तो मैं समझता हूँ यह लेक्चर आप सभी लोगों के लिए लाभप्रद होगा। आप सभी लोग इससे बहुत कुछ सीखेंगे, और आने वाले लेक्चर में हम जो इनपुट डिवाइसेस हैं और आउटपुट डिवाइसेस हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू।